छोटा सा टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, कुछ टर्म्स याद रखेंगे इसमें। हाँ बोलो। न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो तुम ध्यान रखोगे, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेट बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास को एमयू में मेजर किया जाता है और केजी में भी, ग्राम में भी। तो एमयू में इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 1 एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एक और चीज, जब एक 1 एमयू को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू एमसी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू आती है एनर्जी में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो इस चीज को तुम ध्यान रखोगे कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट इतना होता है, उसकी वैल्यू 1 एमयू के बराबर होती है, और एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 0.9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होती है, और इसको जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में तो वैल्यू आती है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.51 होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, और इस वैल्यू को भी तुम याद रखोगे। ये में इसको नहीं लिखा जाता, मतलब होता है बट उसे याद करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास केजी में और एनर्जी में याद रखेंगे, और एग्जैक्ट सेंस में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, एग्जैक्ट सेंस में, बट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो इस चीज को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आएगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसको डेल्टा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन किया गया जैसे एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन्स होंगे। लिखा गया जेड एक्स से, तो इसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए के बराबर है। इस पे लिखा हुआ है एक न्यूक्लियस है। तो मास डिफेक्ट क्या कहलाता है कि इस न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, कोई ये मुझे बता दे। अगर कोई मुझे ये बता दे कि इसमें इतने न्यूट्रॉन है, इसमें इतने प्रोटॉन है, तो मैं उसके सहायता से इस न्यूक्लियस का मास निकाल लूंगा। लेकिन हम ये पाते हैं कि जो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या से जो मास कैलकुलेट होकर आता है, वो जो एक न्यूक्लियस का जो ऑब्जर्व मास है, ऑब्जर्व मास जो एक्चुअल मास है इसका, उससे ज्यादा आता है। तो जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो कैलकुलेट क्या किया गया कि इस न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं, उनका हेल्प लिया गया, उनके मासेस का आपस में जोड़ा गया, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट आपस में जोड़ दिया गया, और उसमें से ये पाया गया जोड़ने के बाद कि वो जो मास आ रहा है वो न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है उससे ज्यादा आ रहा है। द डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, वो है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनिशियली एक बहुत ज्यादा सेपरेशन पे थे, तो उस सेपरेशन पे थे तब उनका जो मास है ना वो दिस वन। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर मास है। ये न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है, ये न्यूक्लियस के बाहर तुमने ऑब्जर्व किया है, देखा है। न्यूक्लियस के अंदर तुमने नहीं देखा। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कहाँ दिख भी सकता है न्यूक्लियस,
कि अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है, एक्सपेरिमेंट बाहर हो सकता है। तो ये सारे जो मासेस आ रहे हैं ना वो न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के न्यूक्लियस के बाहर है। तो जब उनमें एक बहुत ज्यादा सेपरेशन था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत ज्यादा सेपरेशन था, अब क्या किया गया कि उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को एक दूसरे के पास लाया गया। जब एक दूसरे के पास न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आ गया, जैसे फर्मी डिस्टेंस पे आ गया, तो आपस में कंबाइन कर गया। कंबाइन किए तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स एक्टिव हो गया, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। और एट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसके एक्टिव होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आए, फर्मीमीटर के पास आने के बाद एक्टिव हुआ तो और पास आ गया। उस प्रोसेस पे न्यूक्लियर फोर्स ने वर्क कर दिया। उसने जो वर्क किया ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जो कि सिस्टम से बाहर की ओर निकला। जब सिस्टम से बाहर की ओर निकला तो एनर्जी है, तो एक एनर्जी बाहर निकल रही, तो एनर्जी किसी न किसी चीज का पार्ट तो होगा। तो जो एनर्जी है बेसिकली वो मास का ही कन्वर्जन था। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास घटा है वही घटा हुआ पार्ट बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और बाहर निकल गया, न्यूक्लियस फॉर्म गया। अब जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कही जाती है। तो मास डिफेक्ट को मैंने डिफाइन किया, मास डिफेक्ट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, इसमें कितने न्यूट्रॉन है देख लो, चेक कर लेते हैं। अच्छा जेड प्रोटॉन है तो मास इंटू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे, अगर मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है तो ए माइनस जेड होंगे, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है। अब मैंने क्या किया है कि इसमें इसको ही रहने दो, इस चीज को अलग से ध्यान रखोगे, दिस इज द मास डिफेक्ट। अब एक टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी, एक टर्म्स आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, यही जो मास का डिफरेंस है ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ड्यूरिंग न्यूक्लियर फॉर्मेशन। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फॉर्मेशन ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिखा जाएगा इसी चीज को, तो लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम जब इस वैल्यू को रखेंगे तो पूरी वैल्यू हो जाएगी। और एक काम करते हैं ना, इसमें ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें अलग से मैं जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करने जा रहा हूँ, ऐड करूंगा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो बनेगा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। और इसमें से एक्चुअल मास है ना ये, तो इसको भी ऐसे लिखा एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हमने ऐड किया फिर से जेड एम ई, तो बात एक ही है, ये माइनस जेड एम ई कैंसिल कर देगा। लेकिन यहां से एक फायदा हुआ, यहां से फायदा ये हुआ कि ये जो जेड है ना अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। और ये क्या है, ये माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो भी है इसको कॉपी कर लो। अच्छा यहां पे एक टर्म्स आ गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये बेसिकली मास ही तो है किसका, हाइड्रोजन एटम का मास है। लेकिन एक प्रॉब्लम थोड़ा सा,
कायदे से देखो ना, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि ये प्रोटॉन का अलग, इलेक्ट्रॉन का अलग मास का समेशन है ये वाला टर्म। मतलब दोनों में एक अच्छा खासा गैप हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तब उनको जोड़ रहा है, तब का ये मास है। लेकिन जो हाइड्रोजन एटम की तुम बात करते हो, तो हाइड्रोजन एटम में जब तुम मास की बात करते हो, तो इसके अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं है ना। ये जब एक दूसरे के पास आएंगे, दूसरे के पास आएंगे, तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई होगी। मतलब कायदे से जो हाइड्रोजन एटम का मास होगा ना, दैट विल बी लेस कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इनमें एक गैप है। स्टिल हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का मास है। इसमें होता है क्या कि इसमें हाइड्रोजन एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी लिखते हो ना, इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंडिंग एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। तो इस टर्म्स को इसमें जोड़ने और नहीं जोड़ने का मतलब ही नहीं है, ये वैल्यू इतनी ज्यादा है सब। और बाइंडिंग एनर्जी जो जाती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी बहुत रिलीज हुई होगी, तभी तो मेगा में चला गया। और एटम के फॉर्मेशन के टाइम पे ज्यादा रिलीज नहीं हुआ होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। रीजन ये कि एक्चुअल में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप है ना, गैप वो डिस्टेंस में भी एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का होता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का रेडियस खुद में ही फर्मी के ऑर्डर का होता है, 10⁻15 के ऑर्डर का होता है। ये 10⁻10 का ऑर्डर का है, इतना कम दूरी है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इतनी की दूरी आने लगेगी, इससे कम आने लगेगी, तो और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो कि कायदे से डिस्टेंस में 4 टाइम्स का डिफरेंस है ना, 4 टाइम्स का है, 10⁻4 टाइम्स का है, 10⁻4। तो एनर्जी में भी कुछ उस तरह की चीजें आएंगी। इसलिए हम मान लेते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हाइड्रोजन एटम का जो मास है ना, बेसिकली वो यही है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ जो बाइंडिंग हो रही है ना, वो एनर्जी नेग्लिजिबल है, हटा ही दो। तो एक्चुअल में कोई चीज एक्चुअल नहीं होती है, सब वही चीज है। हर चीज चेक करना होता है कि ये इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट है, ये इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट है, तो चलो ये इंपॉर्टेंट, ये डोमिनेंट है, तो हम इस पे वर्क करें, बाकी फैक्टर को हटा दें। जिस शरीर में बीमारियां होती हैं, तो छोटी छोटी बीमारियों को लोग हटा देते हैं, जो बड़ी बीमारी होती है पहले उसको डील करते हैं कि वो बच गया इंसान, तो उससे हटाओ पहले। वही चीज यहाँ पे भी है। तो दिस वन इज, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो बाइंडिंग बनेगी हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर चीजों को, तो हम इसको बोलेंगे जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का मास है, ये मार जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या देखो एक्चुअल मास प्लस जेड एम। मतलब ये जो न्यूक्लियस है जेड एक्से का, इसके एटम की बात करते हैं, एटम की, जेड एक्से का एटम। तो जेड एक्से के एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस न्यूक्लियस में इस इलेक्ट्रॉन का मास मैं जोड़ दूं, तो इस एटम का ही मास तो आएगा। दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, नेग्लेक्ट कर लूंगा। इसका मतलब कि, और एटम का मास का कैलकुलेशन सबसे इजी होता है, तो प्रैक्टिकली, तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का मास प्लस इसके इलेक्ट्रॉन के मास का समेशन मतलब क्या होगा, इसके एटम का मास हो जाएगा। तो नाउ यू कैन से दैट, ये जो चीज मैं लिखा हूं ना यहाँ पे, ये जो चीज यहाँ पे लिखा हूं, इसको यहाँ से अगर हटा दूं, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी का। ये क्या है, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज मास ऑफ, जेड कॉमन था ना, जेड इंटू मास ऑफ 1h1, 1h1 प्रोटॉन का मास, एटम, ये एटम का मास है। अगर कहीं भी ऐसे लिखे 1h1, इसका मतलब ये एटम का मास है, प्लस ये क्या है, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस, और ये क्या है, जो न्यूक्लियस था उसका है, न्यूक्लियस का एटम का है, जेड इंटू एम इंटू जेड
एक्स ए, ये एक्स जेड एक्स ए एटम का मास है, और इसमें कितने, बस इतना ही रहने देंगे, इंटू सी स्क्वायर कर देगा। अब एक और चीज है, ये पूरी जो वैल्यू आती है, ये जो पूरी वैल्यू कन्वर्ट होती है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगी जूल के फॉर्म में निकल जाएगी, अगर सबको आपने एमकेएस सिस्टम में प्लेस कर दिया तो। और इस चीज को याद रखें, जब भी मैं कहूंगा आपको बाइंडिंग एनर्जी, आपको क्या करना होगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम इंटू एक्स एटम का मास इंटू सी स्क्वायर। अब इस सी की वैल्यू अगर तुम प्लेस कर दो, 3 इंटू 10⁸ होता है, द सी इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्लेस कर दो तो पूरी वैल्यू जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो, फिर मेगा में बदलोगे, जैसे मेगा में बदलोगे ना तो तुम पाओगे कि इस पूरी वैल्यू जो आती है ये यही रहता है, इसी को 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको अलग से ध्यान रखोगे। या इसको ना एक चीज है, इतना क्या ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखो, इसको याद रखना ना। और 1 इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू कहीं लिखा गया 1 इंटू सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई तुम इसको ध्यान रखो, इस वैल्यू को। ये जो सी स्क्वायर है ना, इस सी स्क्वायर तुम लिख सकते हो कितना, ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एएमयू। तो ये वैल्यू पूरी किस में आएगी, पूरी वैल्यू एएमयू में आएगी, ये जो मासेस हैं ये पूरी वैल्यू एएमयू में आएगी, एएमयू में आएगी। और इस सी स्क्वायर पे तुम इतना प्लेस कर दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन एमयू, तो एमयू से एमयू कट जाएगा और ये पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो तुम्हें इस 3 चीजों को फिलहाल याद रखना है। अब कभी बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है, बच्चे क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू एमयू निकालते हैं एमयू में और सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू एमयू में निकालेंगे और 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने मास डिफेक्ट बताया, अब वर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ये है, देखो जो न्यूक्लियस स्टेबल होता है इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स स्टेबल होता है, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो उनमें रिपल्सन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, तो कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए जो उसको बाइंड करके रखा रहे, जो फोर्स उसको बाइंड करके रखा रहता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको लिखेंगे पहला पॉइंट, न्यूक्लियस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, nucleus is stable because of nuclear force, and this is attractive, and this is attractive force, this is attractive force, and will not depends on, this is attractive force and will not depends on, and will not depends on charge of nucleon, charges of nucleon, मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि चार्ज नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन चार्जेस ऑफ न्यूक्लियंस, नॉट डिपेंड्स ऑन चार्जेस ऑफ न्यूक्लियंस। तो हम ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की बाइंडिंग एनर्जी, वन सेकेंड, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का, ये आपस में इक्वल होता है। बट एग्जैक्ट सेंस में जो नेट फोर्स होता है, बट एफ नेट वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का ज्यादा होता है, इक्वल होता है एफ नेट बिटवीन neutron and neutron, and this is greater than F net between proton and proton। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, साथ में अट्रैक्टिव फोर्स का, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। जब रिपल्सिव काम करेगा तो फोर्स को हटा देगा ना,
प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, और न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी नहीं होगा कि प्रोटॉन पे चार्ज है न्यूट्रॉन पे चार्ज थोड़ी है। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान रखेंगे। इस रिजल्ट को भी ध्यान रखना। इसमें ये कंपैरिजन है न्यूक्लियर फोर्स का, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और ये कंपैरिजन है ऑफ नेट फोर्स। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, और एक और चीज इसके अंदर, बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर जो फोर्स होता है बेसिकली वो एक्टिव होता है फर्मी मीटर के ऑर्डर में। मतलब अगर न्यूक्लियन की भी दूरी फर्मी मीटर के ऑर्डर में है, 10 फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी, तो न्यूक्लियर फोर्स इज ओनली एक्टिव इन दिस रीजन्स। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। मतलब अगर दूरी न्यूक्लियन के बीच में ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स एब्रप्टली जीरो हो जाता है। तो लिखेंगे इसको, न्यूक्लियर फोर्स ओनली एक्टिव इन विदिन फर्मी डिस्टेंस, न्यूक्लियर फोर्स ओनली एक्टिव विदिन फर्मी डिस्टेंस, विदिन फर्मी डिस्टेंस, विदिन फर्मी डिस्टेंस, and after some distance it's abruptly zero, it becomes abruptly zero, अचानक से जीरो हो जाता है। and hence it is short range force, short range force, यह short range force है। अब हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, इसके पहले ना जब क्वेश्चन करा लो या लिख लो, इसको भी साथ में करा लेंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस है, इसका जो रेडियस होता है, इसमें जितना ज्यादा मास नंबर होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी साइज उतना बड़ा होता जाएगा। भाई ज्यादा तुम अगर डाल रहे हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो साइज बड़ा होगा। तो जो न्यूक्लियस है इसका जो रेडियस है, रेडियस वो डिपेंड करता है मास नंबर पे, और आता है r0 इंटू e⁻1/3 के बराबर होता है। इसको अलग से रखना, इस फॉर्मूला बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। r बराबर r0 1/3। r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नॉट एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। r0 इज कांस्टेंट, r0 इज अ कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 1.1 अप्रोक्सीमेट होता है फर्मी, और एक फर्मी में इतना याद रख, ये भी याद रखना होगा तुम्हें। बट न्यूक्लियस के अंदर कैलकुलेशन फर्मी मीटर में होता है, तो इसको अलग से याद करोगे। r0 इज 1.1 फर्मी, a इज द मास नंबर, r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अलग से कॉपी कर लेना। इसमें ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड रेडियस ऑफ यूरेनियम 236 न्यूक्लियस, 236 न्यूक्लियस। तो क्या करोगे, फॉलोइंग वैल्यू प्लेस कर दो। r0 क्या 1.1 फर्मी है, तो 1.1, और एक जगह पे मास नंबर ऊपर होता है ना 236, तो 236 का पावर 1/3, इतना फर्मी इज आंसर, आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है, तो किसी का भी अगर रेडियस पूछे तुमसे, यूरेनियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, और मास नंबर दे दे, क्योंकि आइसोबार्स होता है ना, तो मास नंबर दे दे,
तो तुम खूब आराम से क्या निकाल सकते हो, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हो। अब बात करता हूँ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या करोगे भाई, लिखा गया जेड एक्स है, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, और आर जगह पे कर सकते हो आर नॉट एक अपॉन 1/3 का होल क्यूब। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन है माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या बन गया, ए इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन बन गया, तो वैल्यू प्लेस कर दो, ए इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन मास 1.67 10⁻27 होता है, ये 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर नॉट का पावर 3 है ना, तो 1.1 10⁻15 का पावर 3 लिखोगे, तो ये ए का पावर 1/3 का पावर ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ गई ना। जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 2.19 10⁻−17 kg पर मीटर क्यूब आती है। सेकेंड वन थोड़ा डेटा चेक कर लो, तो दिस इज 2.29, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी एकदम रटे रहोगे इस चीज को, एंड दैट इज कांस्टेंट। ये डिपेंड नहीं करता कि किसका न्यूक्लियस है, फॉर ऑल न्यूक्लियस, फॉर ऑल न्यूक्लियस। कॉपी कर लेना और मीटिंग तुरंत ज्वाइन करना क्योंकि एंड हो जाएगा अभी। तो फॉर ऑल न्यूक्लियस डेंसिटी इज 2.29 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये पूछता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, हम आंसर क्या कर देंगे, कांस्टेंट होती है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। 2.29 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, पूरी वैल्यू याद रखना। एक बार ये भी पूछ चुका है न्यूक्लियस की डेंसिटी किस ऑर्डर की होती है, तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है। इसे कॉपी करो और मीटिंग तुरंत ज्वाइन करो। होता यह है कि जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल आयरन का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा स्टेबल आयरन का न्यूक्लियस होता है, जिसका मास नंबर 56 होता है। और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रोक्सीमेट 8.7 के ऑर्डर के जाता है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई, इतनी हुई, मल्टीप्लाई कर लो, करीब 9 मान लो, इसको 9 मान लो, इसको 50 मान लो लगभग, तो कितना गया 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। एक 1 एमयू में कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि आयरन का अगर 50 मान लो मास नंबर, किसी का भी 50 मान लो, उसका अगर 50 एमयू मास नंबर है तो उसमें 931 इंटू 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो अगर मैं इस एनर्जी को इससे कंपेयर कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ तरह मिलने वाला। डेंसिटी में इसकी जरूरत है, 50 एमयू की जरूरत है ना, 50 एमयू अपॉन वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो इसको, और ये बेसिकली यही डिफरेंस है एक्चुअल से, एक्चुअल से यही डिफरेंस है, जो एक्चुअल डेंसिटी आएगी उससे इसी का बस डिफरेंस है। तो इसमें इसके डिफरेंस से अगर मैं नहीं भी कंपेयर करूं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर मुझे डेंसिटी का अप्रोक्सीमेट ऑर्डर निकालना हो तो कोई मुझे कहे कि सर 2.29 टू 10.17 आ रहा है और इसको कवर करूं तो मैं कहूं कि सर ये 2.289 एंड 10⁻17 आ रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी किस ऑर्डर की, सर 10⁻17 का ऑर्डर किया, इसके ऑर्डर की। क्या फर्क पड़ता है ये 8 9 है कि 9 है।
अगर तुम्हें सन का मास निकालना हो, सन का मास, तुम्हारी मास कैलकुलेट करना हो, तुम्हारा मास मान लो 70 kg, क्योंकि 70 kg है, तब तक तुम्हारे बगल क्या किया सर, 69.99999, 17 चल रहा है ना, 99998 kg है। अरे ठीक है यार, 70 kg क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है। तो कहते हैं कुछ चीजें जो होती हैं नेगलेक्ट की जाती हैं, उनका इफेक्ट क्या है, नेगलेक्ट कर दो। अगर ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा रही है तो डेटा याद होना चाहिए। देखो 17 काउंटर का मुझे कोई कहे कि भाई अगर मुझे ये वैल्यू याद नहीं होती, 10.17 अगर मुझे याद ना हो, तो कोई मुझे कहे अब ये क्या कर सकते हैं, 10.17 kg पर मीटर क्यूब है ना, 10.17 kg पर मीटर क्यूब है, तो कितनी हाई डेंसिटी है 1 मीटर क्यूब में, इतनी, जबकि वाटर की डेंसिटी 10.3 होती है। मतलब ये 10 टाइम्स ज्यादा है ना, और 10.14 टाइम्स मतलब दोगुना होता है, तो सोच कितना क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब इतना टाइम्स की बात करूं तो वाटर के मॉलिक्यूल बेसिकली कितनी क्लोजली पैक्ड होंगे, तब जाके वो न्यूक्लियस की डेंसिटी के ऑर्डर में जाएंगे। तो कितना क्लोजली पैक्ड होंगे, इसको फील करा देता है इस बात को। अगर मेरे सारा पानी पड़ा हुआ है तो मुझे पानी दिख रहा है, हाँ यार पास पास तो है पार्टिकल्स। या ये मोबाइल है, इसकी भी डेंसिटी 10.3 या 10.4 का ऑर्डर होगा, इससे देखो 4 to 5, इससे ज्यादा जाएगा। तो इसके मॉलिक्यूल्स इतने पैक्ड है, जो मेरी आंखों से दिख रहा है इतने पैक्ड है, उससे 10 टू द पावर अगर ये 5 है तो 10.12 टाइम्स, 10.12 टाइम्स अगर इसको मैं पैक्ड करूं तो सोच के देखो, पहले बार पागल ही हो जाए कि पैक्ड करने के बाद उसकी स्थिति कैसी होगी। वो डेंसिटी है बेसिकली। तो इस डेटा को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, जो मुझे फील करा देगा कि सही में अब न्यूक्लियस क्या होगा वो। एक्चुअल में हम उससे सही जानते भी नहीं, तो एक्चुअलिटी उसकी क्या होगी, हम उसको बाहर से देख पा रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को समझने के लिए कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम उन्हें नेग्लेक्ट ना सर करें, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्यों नहीं करते नेग्लेक्ट, मास में क्यों? ये मान लो ये रमेश का मास है, रमेश का ये मास है महेश का। अब तुझसे कोई कहे कि रमेश के मास और महेश का मास में कुछ अंतर है, तो कहोगे हाँ सर अंतर है, कहोगे जीरो अंतर है, नहीं, कहोगे हाँ सर अंतर है, इसका डिफरेंस का अंतर है। और उस डिफरेंस की कहीं जरूरत पड़ जाए, उस डिफरेंस की कहीं जरूरत पड़ जाए, तो हमने उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा ना क्या है। अगर हमें जानना हो कि भाई एक न्यूक्लियस को तोड़ना भी है, मैं चाहता हूं न्यूक्लियस के पार्टिकल अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है, और मुझे इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मान लो 50 एट मास नंबर वाले को तोड़ने के लिए मुझे 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, मुझे एटॉमिक बम बनाना है और इतनी की जरूरत पड़ेगी, इतनी की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तुम, और तुम्हें न्यूक्लियर बम बनाना है, तो अगर ये तुम्हें पता नहीं होगा और तब तुमसे कोई कहे कि बताओ न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करना, कितने एनर्जी के न्यूट्रॉन डालें इस पे, यार उसकी एनर्जी कितनी है, तुरंत दिमाग अरे कितनी एनर्जी की है ये पता होनी चाहिए ना, तब तो ब्रेक करेगा। अभी तुम इसका आइडिया ही ना हो कि कितनी है उसकी एनर्जी, तो तुम ब्रेक कैसे करोगे। उसकी एनर्जी पता चलेगी इतना है और तुम अक्सर अरे यार दो मैग्नेट डाल देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा। तो नहीं ये काम करते हैं ना, मैक्सिमम डालते हैं, मतलब 1000 डाल देते हैं, 1000 डाल देते हैं। तो हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिफर करता है कि इससे भी वो नहीं टूट पाएगा। तो जितनी इसकी एनर्जी है उसी के आसपास की एनर्जी होती है, जो कि प्रॉपरली कैलकुलेट होती है। एक पर्टिकुलर एनर्जी का अगर न्यूट्रॉन जाके बम्बार्ड मारता है तभी टकराएगा, क्योंकि उसको जैसे क्या होता है कि शीशा है, तुम्हें शीशे को तोड़ना है, तो शीशे को तोड़ने के लिए तुम गोली मार दो, देखो शीशा टूटता ही नहीं है, पत्थर मारना पड़ता है तब जाके शीशा टूटता है। गोली में तो हल्का सा होल भी निकल जाएगा। वही न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, शीशा तोड़ना होता है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस अगर इतना बड़ा है, अगर तुमने एक बहुत कम एनर्जी का न्यूट्रॉन मार दिया, तब तो हो सकता है कि इससे टकराए, डिवेट इससे टकरा के फिर लौट ही जाए। अब बहुत ज्यादा मार दिया तो शार्पली बाहर निकल जाएगा, उसको अनस्टेबलाइज करेगा ही नहीं। तो फिर इसकी एनर्जी का भी तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कि कितनी एनर्जी इसकी हो, उसी के
आसपास, और उस पर मैं कैलकुलेट करूं कि न्यूट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी ताकि उसमें जाए, और फिर उसको डंबल जैसा बनाए ताकि जब एक बार न्यूट्रॉन इसके अंदर जाए तो कुछ सर्टेन टाइम तक इस न्यूक्लियस को ऐसे ऑसिलेट करवा दे, और उसी ऑसिलेशन के चक्कर में कुछ न्यूक्लियस ब्लास्ट हो जाते हैं, कुछ न्यूक्लियस ब्लास्ट नहीं होता, वहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए इस वैल्यू का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अब तुझे कोई क्या है कि यार आयरन का न्यूक्लियस कितना केजी का है, कितना एमयू का है, या कितना एनर्जी का है, तो कहीं पे किसी चीज को बोलना पड़ेगा, कहीं पे किसी चीज को बोलना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? बोलो। यस सर। ओके, तो मैंने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताया तुम्हें, और क्या बताया, मास इफेक्ट बताया, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया। डेंसिटी न्यूक्लियस के एकदम याद रख रहे तुम। अब एक कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन पूछता है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ helium nucleus. Helium nucleus. Given that mass of 2He4 अच्छा, इसका मतलब होता है एटम का मास है। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है जिसमें वो एटम का मास है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब एटम का मास है। वन सेकेंड, ये हाइड्रोजन के एटम का मास है, नॉट न्यूक्लियस, एटम का मास। एटम का मास मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मास का समेशन इसके बराबर है। ये वाला दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन का समेशन इसके बराबर, भाई 4 है ना। 4 का मतलब दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन और आएंगे, उनका सम इसके बराबर है। इतना ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो क्या करेंगे, और अलग ऐसे भी दे सकते हैं। 1c² इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हीलियम मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 2He4 है ना, इसको अलग से लिख लेंगे यहाँ पे 2He4 लिख लो यहाँ पे 2He4। तो इसको लिखोगे तो ट्वाइस ऑफ कि इसमें 2 प्रोटॉन नंबर है ना, प्रोटॉन नंबर 2 है, तो 2 इंटू मास ऑफ 1H1। प्रोटॉन नंबर से हाइड्रोजन का मास लिखा जाता है, प्रोटॉन नंबर से हाइड्रोजन का मास लिखते हैं 2 मास ऑफ 1H1 प्लस कितने इसमें न्यूट्रॉन है 4 माइनस 2, तो 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हीलियम का मास ऑफ 2He4 ब्रैकेट 1 इंटू c²। तो समझ गए हो गया, यही चीज तो मैं लिखा था, 2 इंटू मास ऑफ जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए 4 है, जेड 2 है, माइनस मास ऑफ जेड एक्स जेड ए लिखा था, वही तो लिखा मैं यहाँ पे। समझ गए हो गया, नहीं समझ तो बताना जरूर। अच्छा, ये वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे। ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है 1.002 प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.001 माइनस हीलियम का मास कितना है 4.001 इंटू c² प्लेस कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज आंसर। सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल जाएगा, या इसकी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ से 2 दूनी 4 बनेगा, 4 यहाँ से 2 6 बनेगा, 6 में से 1 घटा दो तो 5 बनेगा, तो 0.005 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज आंसर। ठीक,
ओके, कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका पहला क्वेश्चन नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ देगा, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 2He4, ये भी पूछ सकता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बी ऑब्लिक ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी ऑब्लिक ए से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू होती है दिस वन 0.005 इंटू 931 डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मास नंबर होता है, तो मास नंबर इज 4 से डिवाइड कर दो, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आएगा। क्लियर, इस पर चेक कर लेंगे, इस चीज को भी हम अलग से ध्यान रखेंगे। तो बाइंड एनर्जी पूछे, बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछे, आप ऐसे निकालोगे। और इस पे बेस हुए क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में एडवांस में भी आ चुका है, तो ध्यान रखना कि कैसे मैं बाइंड एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला था ना जो पहले था, उसमें वैल्यू प्लेस किया था ऐसे, ये था क्या था, जेड इंटू मास ऑफ 1H1 प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जेड एक्स, यही था, इंटू से स्क्वायर। देखो जेड कितना था 2, तो 2 रखा है यहाँ पे 2, मास ऑफ 1H1 का मास रख दिया, प्लस ए माइनस जेड, ये कितना 4 माइनस 2, तो 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस हीलियम का मास रख दिया एटम का। कहीं भी ऐसा दिया गया दिस मींस एटम का मास दिया गया, एटम का मास दिया गया, ये एटम का मास है, ये एटम का मास है, ये न्यूट्रॉन का मास है, न्यूट्रॉन का एटम थोड़ी होता है, ये न्यूट्रॉन का मास है। ये हीलियम एटम का मास है, ये हाइड्रोजन एटम का मास है। एटम में न्यूट्रॉन प्लस, एटम में न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अगेन। ओके, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ। तो ये है, ये जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये रफ ग्राफ है, ऐसे कुछ ऐसे दिखाया जाता है, बट ये डॉटेड होता है, डॉट ऐसे ऐसे आते हैं, तो मैंने एक रफ डायग्राम ऐसे बना दिया। इसमें बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है सबसे ज्यादा आयरन का होता है 56 मास नंबर, और इसकी वैल्यू 8.7 के बराबर होती है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन की बात है, ऑब्लिक। इस ग्राफ को तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें तुम देख रहे हो कि ये है, इधर के जो मास नंबर बहुत ज्यादा है, इधर के मास नंबर बहुत ज्यादा है, मास नंबर बहुत ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं हैवियर न्यूक्लियस, हैवियर न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं हम लोग लाइटर न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस। और ये जो बीच के पार्ट है इनको हम लोग नाम देते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। तो जो मास, जो आयरन के ज्यादा पास होगा वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है। ये डेटा याद रखना बहुत जरूरी है, आयरन इंपॉर्टेंट वर्ड है। आयरन का जो न्यूक्लियस होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होती है। ये लाइटर न्यूक्लियस है, हैवियर न्यूक्लियस है। तो हर न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, तो जो हैवियर न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में ब्रेक होना चाहेगा, और ताकि वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस आयरन तक पहुंच सके। अगर ये 235 है तो क्या चाहेगा, कम से कम 2 भाग में बढ़ जाए ताकि 56 के आसपास आ जाए, 2 3 4 भाग में बटे, और जितना इसके पास आएगा वो जितना ही स्टेबल होगा। तो हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट होना चाहता है, स्प्लिट छोटा होना चाहता है, इसीलिए हैवियर न्यूक्लियस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जाना पसंद करता है, फ्यूजन ब्रेक होना चाहता है टू गेन स्टेबिलिटी। और जो लाइटर न्यूक्लियस है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये आपस में कंबाइन करना चाहेंगे ताकि इंटरमीडिएट तक पहुंच सके। जैसे 2 हीलियम है आपस में मिलेगा, तो 2 हीलियम आपस मिलेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा ना, तो जितना आयरन की तरफ भागोगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करोगे, जितना आयरन से दूर जाओगे उतना ही स्टेबिलिटी कम होगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। आयरन से जितना दूर जाओगे
अनस्टेबल होगा, इधर हो चाहे इधर हो। इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान, इस पे ना एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुके, एडवांस में कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट, आयरन से जितना दूर जाओगे तो जितना दूर जाओगे उतना ही अनस्टेबल होगे, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। तो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होना चाहेंगे, ताकि यहाँ के दो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होंगे तो यहाँ पे जाए, तो यहाँ की स्टेबिलिटी फिर भी तो इससे ज्यादा ही है, नहीं पहुंचा आयरन के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के मिलकर यहाँ जाएंगे और यहाँ वाली मिलकर यहाँ जाना चाहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन हो। ये तो मिलना चाहते हैं, फ्यूज्ड होना चाहते हैं, तो इस लाइन को लिखोगे लाइटर न्यूक्लियस goes in nuclear fusion process. Lighter nucleus goes in nuclear fusion process. Nuclear fusion ब्रैकेट में लिखना कंबाइन, nuclear fusion process to convert into intermediate nucleus. To convert into intermediate nucleus to gain stability. अब लिखेंगे हैवियर न्यूक्लियस पे। हैवियर न्यूक्लियस goes into nuclear fission process. हैवियर न्यूक्लियस goes into nuclear fission process, ब्रैकेट में ब्रेक, स्प्लिट। Heavier nucleus goes into nuclear fission process to convert into intermediate nucleus to gain stability. ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। एक न्यूक्लियस स्टेबल कब होता है? एक न्यूक्लियस स्टेबल तब होगा जिसका बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा। बाइंड एनर्जी नहीं मतलब, बाइंड एनर्जी कम भी हो सकती है, बट बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होना चाहिए, तब कहेंगे कोई स्टेबल, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। इसको लिखो तो, अदरवाइज बताता हूँ। देखो, a nucleus will be more stable if its bind energy per nucleon is more. A nucleus will be more stable if its bind energy per nucleon is more. जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है कि कंपेयर स्टेबिलिटी इसमें दिया गया, इस तरीके से चार्ट बना देता कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे बाइंड एनर्जी दिया गया, यहाँ पे लिखा गया मास नंबर लिख दिया गया। एक न्यूक्लियस ए है जिसका मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर लिख रहा हूं बगल में, इसका मास नंबर 20 है और बाइंड दी गई उसकी सपोज करो 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब मेगा में होंगे। एक न्यूक्लियस बी है जिसका दिया गया 30 नहीं है, इसका मान लो 60 है और इसकी वैल्यू दी गई है 300। एक न्यूक्लियस सी है जिसका 10 है और ये 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एनर्जी से कंपेयर नहीं कर सकते, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमें बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन का कैलकुलेशन की, इसको आगे बढ़ा के लिखा बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे 120 E20 दोनों डिवाइड कर, तो 120/20 दिस वैल्यू इज 6, 300/60 इट्स वैल्यू इज 5, 40/10 इट्स वैल्यू इज 4। अब इसमें कंपेयर होगा,
ये सबसे ज्यादा है। नाउ ए इज मोर स्टेबल, उसके बाद 5 आता है, देन बी इज मोर स्टेबल एंड देन सी इज मोर स्टेबल एंड दिस इज आंसर। तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है हम बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियर की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगर इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जेई में पूछ चुका है, एडवांस का क्वेश्चन था, उन्होंने बनाया था इस तरीके से, कहा था दो कैल्शियम के न्यूक्लियस मिलके नियॉन के न्यूक्लियस बना रहा है, दो कैल्शियम का न्यूक्लियस मिलकर नियॉन का न्यूक्लियस बना रहा है। इसका कितना होता है, 20 होता है ना, 20 होता मास नंबर, एटॉमिक नंबर ना, इसका शायद 40 होता है। मैं सही हूं, बताओ। ओके, इस तरीके से था बेसिकली, दो नियॉन के न्यूक्लियस मिलकर कैल्शियम का न्यूक्लियस बना रहे थे। इस रिएक्शन के थ्रू क्या रहा है, कमेंट ऑन कमेंट्स, ऑप्शन पे कमेंट्स करने थे। उन्होंने पहला ऑप्शन ही बनाया था कि क्या मास ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 10 नियॉन प्लस मास ऑफ 10 नियॉन, न्यूक्लियस का मास की बात कर रहा हूं, ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस है मास ऑफ 20 कैल्शियम। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो आंसर था कि स्टेटमेंट सही है। इसलिए सही है क्योंकि अगर बाइंडर्स पर न्यूक्लियर ग्राफ में जाओगे, बाइंडर्स पर न्यूक्लियर ग्राफ में जाओगे तो जो नियॉन है, ये आयरन है ना, बीच का आयरन होता है, तो नियॉन कहीं इधर होगा, नियॉन कहीं इधर होगा और कैल्शियम कहीं इधर होगा। तो कैल्शियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू नियॉन न्यूक्लियस। तो नियॉन का न्यूक्लियस चाहेगा कि वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाए, तो सही है। तो नियॉन के न्यूक्लियस का मास का सम कैल्शियम के न्यूक्लियस के मास से ज्यादा हो। दूसरा कहा था कि ऊपर का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, द रिएक्शन फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, एक ही है, इज स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तुम कहोगे यस है। क्यों है? क्योंकि नियॉन बनना चाहता है ना कैल्शियम में, तो बनना चाहता है तो एनर्जी रिलीज करे, क्योंकि इसका मास इसके मास से ज्यादा है। तो अगर इसका मास इससे ज्यादा है तो मास घट रहा है ना, मास घट रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो किसी रिएक्शन में अगर मास डिक्रीज करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने जा रहा है, मोर स्टेबिलिटी गेन करने जा रहा है। तो इसको तुम अलग से भी ध्यान रखोगे कि इफ लिख लो, इफ इन अ प्रोसेस एनर्जी रिलीजेस, इफ इन अ प्रोसेस एनर्जी रिलीजेस ब्रैकेट में मास डिक्रीजेस, ब्रैकेट बंद, the process will be spontaneous or feasible, the process will be spontaneous or feasible because of binding energy is increasing, because binding energy is increasing। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सी पार्ट उन्होंने एक ऑप्शन में दिया था, कहा था क्या मास ऑफ जेड, मास ऑफ 10 into mass of proton plus 10 into mass of neutron is greater than mass of न्यूक्लियस। क्या स्टेटमेंट सही है कि 10 प्रोटॉन का मास और 10 न्यूट्रॉन का मास नियॉन के न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होगा?
तो भी आंसर सही था। ये इसके वजह से नहीं, इस कर्व की वजह से नहीं, ये तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की वजह से होती है। न्यूक्लियस इतना मास डिफेक्ट है न्यूक्लियस का कि 10 न्यूक्लियस जो है वो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका डिफरेंस ही तो मास डिफेक्ट आता है। तो नियॉन तो होता ही है धरती पे, तो नियॉन धरती पे है, इसका मतलब क्या है कि नियॉन के जो कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स है उनके मास का सम नियॉन के न्यूक्लियस के मास से ज्यादा रहा होगा, तभी जाके नियॉन एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता। उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है। अब उन्होंने जो दूसरे क्वेश्चन पूछे थे उसके लिए काम करते हैं, मीटिंग दोबारा करते हैं। देखो अभी से बेसिक एक और क्वेश्चन था, ये एडवांस में आया था, उन्होंने ऐसे दिया था। उन्होंने ऐसा ग्राफ बना दिया था, देखो बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट उन्होंने ऐसा बनाया था, कहा था ये हाइपोथेटिकल बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है वर्सेस मास नंबर ग्राफ था। उन्होंने यहां पे जो वैल्यू रखी थी, दिस इज दिस इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होगा। यहां पे उन्होंने रखा था 7 MeV, यहां पे अब डेटा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट 5 MeV है। ये जो था मास नंबर, ये 10 के बराबर था, ये मास नंबर मान लो 80 है, और ये दिया गया सपोज करो 150। क्वेश्चन में ये कहा गया था कमेंट ऑन ऑप्शंस, वही है, मल्टीपल चॉइस था। फर्स्ट ऑप्शन था देखो पहला ऑप्शन ये है कि Z 180 X 50 और Y 130 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, then finds energy release, एनर्जी रिलीज। तो देखो इस ऑप्शंस के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात कि ये तो बिना बाकी कैलकुलेशन किए तुम समझ सकते हो कैसा हो रहा होगा, वो इसलिए कि ये y है, z है ना, z 180 है तो 150 से आ गया ना z, ये z है, तो ये किस में जा रहा है, x में जा रहा है, 50 वाला इधर के बीच में मिलेगा और y वाला 130 का इधर मिलेगा। तो बाइंडिंग पर न्यूक्लियन इससे यहां और यहां पे जा रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है ना। अगर बाइंडिंग पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रहा है, दोनों में इंक्रीज कर रहा है, तो रिएक्शन ऐसे ही स्पॉन्टेनियस है और इसमें एनर्जी रिलीज हो गई होगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता इसमें कि एक काम करते हैं, ये 4 MeV है, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये जो Z 180 वाला है, 180 वाला किस में आ रहा है, 50 में आ रहा है, 50 वाले में, तो 10 और 80 के बीच में 50 के बीच में होगा, तो बाइंड पर न्यूक्लियन घट गया ना, और Y वाला
130 वाला बीच में, तो बाई डी पावर बढ़ गया। तो अब कुछ भी हो सकता है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक टर्म लिखेंगे, अब अलग से एक टर्म मैं डिफाइन कर जा रहा, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू, ये क्यू वैल्यू होता क्या बेसिकली, क्यू वैल्यू होती है, अच्छा इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर करो पैरेंट न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डॉटर, क्योंकि पैदा हो रहा है तो डॉटर न्यूक्लियस, ये पैरेंट न्यूक्लियस। तो क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस, इसको ध्यान रखो। दूसरा, इसी को ऐसे कहा जाता है पैरेंट न्यूक्लियस का, पैरेंट न्यूक्लियस का रेस्ट मास, मतलब रेस्ट मास, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पैरेंट। नहीं, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, पता है क्यों भाई, अगर इधर क्यू वैल्यू में क्या होती है कि इधर की बाइंडिंग ज्यादा इन जनरल मानी जाती है कि इधर की ज्यादा इधर की कम है, तो ये इस तरीके से घटता है ऐसे। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पैरेंट ये उल्टा होता है, क्योंकि मास तो पैरेंट का ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, अब बाइंड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन। तो जब बाइंड एनर्जी की डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से इसे घटाओगे, डॉटर में से पैरेंट घटाओगे, और जब मास के सहायता से निकालोगे, मास की सहायता से, तो पैरेंट में से डॉटर घटाओगे, ज्यादा पैरेंट और आएगा। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पैरेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर। इसको कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस लिखा जाता है, मान लो जेड का न्यूक्लियस, मास m इंटू Z180, न्यूक्लियस रखना, मैं न्यूक्लियस लिखूंगा, या एक काम कर मत लिखो क्योंकि फिर घटाना पड़ेगा, इसको इसमें तुम लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, पैरेंट न्यूक्लियस लिखो, ये वर्ड है सब, डॉटर न्यूक्लियस, इसको तुम ध्यान रखोगे अलग से, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं पूछूंगा क्यू वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, बाइंड एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस बाइंड एनर्जी ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस, या रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, रेस्ट मास अंडरलाइन कर लेना। अब चलो इसका हेल्प लेते हैं पता करने के लिए एनर्जी, तो इसमें पहले के लिए क्या करेंगे हम लोग, की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, इसकी बाइंड एनर्जी में से और इसकी बाइंड एनर्जी के सम में से इसे घटाएंगे, तो ये कितना है भाई, पर क्या रहा है, देखो डॉटर प्लस में माइनस, तो x 50 है ना, तो 50 इंटू, तो 50 देखो कहां पे 10 और 80 बीच में 50 है, तो 50 का बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है, 50 का बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है ना, तो हमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y 130 है, 130 इंटू 130 कहां पे आ रहा, 130 80 और 150 के बीच में, यहाँ पे 130 का बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 कर लोगे, उसमें से घटाएंगे किसको, पैरेंट न्यूक्लियस की बाइंड एनर्जी, पैरेंट है ये 180 है, तो 180 इंटू 180 150 से ज्यादा है, तो कहां पर आ रहा है, यहाँ पे 5 है, 5 मल्टीप्लाई करें, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ की वैल्यू इज पॉजिटिव द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, इफ की वैल्यू इज नेगेटिव रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसको इंड्यूस करना पड़ेगा। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो बताओ तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, ओके, चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई 340 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस है, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 340 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। इस पे बेस करके तो दूसरे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी ऐसे ही थे, ठीक है, कि यहाँ के एक को दो भाग में ब्रेक कर दिया, या यहाँ के एक को दो भाग में ब्रेक कर दिया, ठीक है, 3 भाग में ब्रेक कर दिया, फिर पूछा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो मैं हर बार क्या निकालना है, क्यू वैल्यू निकालनी है, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यस है, और नहीं आती है तो नहीं। एक क्वेश्चन और जेई मेंस में आया था, उन्होंने इस तरीके से दिया था, क्या था, वन H1
पे उसने बम्बार्ड किया था, रुको, ये 2He3 है, 2He3 मतलब आइसोबार से हीलियम का, उस पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया गया था और पूछा गया था कि अगर ये बना रहा है 2He4 तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो पूछा था फाइंड जेई मेंस का क्वेश्चन ध्यान रखना, फाइंड मिनिमम एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन so that reaction becomes feasible. Reaction will occur, जबकि गिवन था कि बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, बाइंड एनर्जी का इसमें मास लिखना, मास ऑफ 2He4 इज 4.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी EMU, mass of 2He3 is 3.001 EMU, sorry, and mass of one neutron is 1 EMU, ये बोला गया था। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, इसमें की वैल्यू ही देखनी पड़ेगी कि की वैल्यू कितनी है इसकी। तो इस रिएक्शन की जो की वैल्यू आएगी, दिस वन इज मास के टर्म में, तो मास के लिए तो पैरेंट में से डॉटर घटाओगे, बाइंड एनर्जी की टर्म होती तो डॉटर में से पैरेंट घटाता, तो इसमें से इसे घटाओ, तो ये कितना मास, हीलियम 3 का मास इतना है ना, इसको लिखो 3.001 EMU प्लस न्यूट्रॉन का मास क्या है 1 EMU, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका मास, इसका 4.002 EMU, ठीक है। तो ये EMU में वैल्यू आ गई, और इसी को 931 से मल्टीप्लाई करोगे, 931 इंटू सी स्क्वायर, की वैल्यू में सी स्क्वायर बनेगा ना, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए यार, m इंटू सी स्क्वायर जा रहा है, अगर ये EMU में है तो आएगा। अभी जो वैल्यू आएगी दिस वन इज, ये 3 1 4 से 4 कटेगा, आएगा 0.1 आ रहा है ना, तो ये 0.01 इंटू 931.5, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 3 आएगा ना, 0.9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस साइन से आया होगा, माइनस साइन आया, इतनी एनर्जी निगेटिव आ गई, मतलब इस न्यूट्रॉन के पास इतनी एनर्जी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी जाके इस पूरे रिएक्शन की वैल्यू एटलीस्ट 0 हो पाएगी। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन टू बिकम दिस रिएक्शन इज दिस वन। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 0.9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज आंसर, ठीक है, कॉपी कर लो। अभी के लिए बता रहा हूँ, ये जेई मेंस में एक्चुअली में इनको ऐसे लिखना चाहिए था, इनको ये लिखना चाहिए था, जिसको मैं कल तुम्हें क्लियर कर दूंगा, फाइंड मिनिमम एनर्जी सो दैट रिएक्शन विल बी फिजिबल या अकर, ये वर्ड ऐसे आना चाहिए था, रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट रिएक्शन विल बी अकर, मतलब एटमॉस्फेयर चारों तरफ से या किसी भी थ्रू कितनी एनर्जी दी जाए ताकि रिएक्शन हो जाए। तो रिएक्शन होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, इधर का जो मास होना चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए ना, इधर का मास इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कहोगे क्या रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन हम क्या पा रहे हैं कि इधर का मास ज्यादा है, इधर का मास कम है, तो तुम्हें अलग से मास इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, अलग से मास इसमें ऐड करोगे ना, तब तो होगा कि हाँ चलो इधर का मास से ज्यादा हो गया, अब रिएक्शन हो जाएगा। तो जो मास तुम ऐड करोगे वो किस फॉर्म में ऐड करोगे, एनर्जी के फॉर्म में ऐड करोगे, तो कितनी एनर्जी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी तुम्हें अलग से ऐड करनी पड़ेगी इसमें, तब जाके रिएक्शन फिजिबल होगा। तो कायदे से उनको ये बोलना चाहिए था, बट चूंकि जेई मेंस वाले हैं तो उन्होंने इस न्यूट्रॉन का यूज कर लिया था।
अब मैं बताऊंगा तुमको कि इसमें क्या चीज़ का थोड़ी बहुत चीज़ कुछ है जो अभी क्लियर नहीं है। इसमें कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन के टर्म्स आते हैं, तो तुम्हें कल डिस्कस करो। हाँ, ये कंफर्म है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट रिएक्शन विल बी अकर, देन गुड आंसर इज दिस, कोई गड़बड़ नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वाला मास ज्यादा आ रहा है, ये वाला मास कम आ रहा है, जबकि किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये जरूरी है कि डॉटर जो बने उसका मास ज्यादा है, तो तुम्हें कम से कम इतना मास तो ऐड करना ही पड़ेगा, इतना मास तो ऐड करना ही पड़ेगा जो इधर के मास को बैलेंस कर दे। तो तुम इस मास को कैसे ऐड करोगे, एनर्जी के टर्म में ऐड करोगे, तो इतना एनर्जी ऐड कर दो, इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तब तो और अच्छे से रिएक्शन पॉसिबल है। कुछ समझ रहा है क्या कर रहा हूँ, जो एनर्जी ऐड दोगे ना वो इसके कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। यस समझ रहा हूँ। ओके।